हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है हर सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर। सुबह से शाम तक आपको मिलेंगे जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी शुरुआत होती है करंट अफेयर्स के साथ। तो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, मैथ्स वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। और मैं पढ़ाऊंगी आज आपको ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। ठीक है, इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आप राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ अब हमारा ऐप आ चुका है राइस स्मार्ट के नाम से, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री क्लासेस भी मिलती हैं थ्योरी की। वहां पर आप थ्योरी पढ़िए और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों को साथ लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस कैसे पता चलेगा, और जब तक सिर्फ आप थ्योरी सिलेबस का बार बार रिवीजन करें तो उससे भी कुछ नहीं होता, जब तक कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें। तो इसीलिए आपके लिए ऐप भी है, जहां पर आपको काफी सारे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। और यहीं पर हमारा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन का जो पेड बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है 21 फेब से। ठीक है, जहां पर आपको मिलेंगे हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास के साथ साथ जो भी सिलेबस है वो आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। और स्टडी मटेरियल की क्वालिटी आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारे ऐप पर। ये सभी टीचर्स का अपना अपना कंटेंट है, सारे एग्जाम्स को अच्छे से एनालाइज करते हुए उसके बेस पे हमने कंटेंट तैयार किया है, जहां से आपको क्वेश्चंस मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्लास जब होगी तो क्लास के बाद ही लाइव टेस्ट भी होगा। जो आपने पढ़ा वो टॉपिक, उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपको कितना समझ में आया। सेल्फ एनालाइज भी आप कर लेंगे क्लास के अंदर ही। उसके बाद आपको वीकली टेस्ट भी मिलेगा। वीकली टेस्ट के बाद आपको मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी हमारे ऐप में मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के टाइम अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, वो बाद में पूछना चाहते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उस टाइम टीचर्स आपके पास नहीं होते, लेकिन उस टाइम आपके पास डाउट आ जाते हैं। तो आप नोटबुक करके उसमें नोट कर लीजिए, नोटबुक में सारे डाउट्स। उस बाद में आप डाउट क्लियरिंग सेशन में आप अपने डाउट्स अच्छे से पूछ सकते हैं। फिर आता है आपको वहां पर ऐप में मिलेगी जेनरिक टॉपिक वीडियोस। इसका मतलब है आपको छोटी छोटी सी 10-15 या उससे कम मिनट की भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी हर सब्जेक्ट के, जहां पर आपको ऐसा टॉपिक जो बार बार आपको परेशान करता है, आपकी समझ में नहीं आता है या वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझ में नहीं आता, और मतलब समझ में ना आने से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बेसिक वीडियोस भी आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगी, जो रिकॉर्डेड रहेंगे और आपको बार बार आप पढ़ सकते हैं उनको। इससे बहुत ज्यादा जेनरिक वीडियो से सारे सब्जेक्ट को समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये सारी चीज मिलेंगी हमारे ऐप पर। तो ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लीजिए और यहाँ पर भी आप पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें भी बच्चों को आप बता दीजिए। अब आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो दिया ही हुआ है। हमारे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, ऐप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। और जब आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी सफलता की सीढ़ियों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक कॉम्बो पैक लेकर आ रहे हैं एसएससी बैच का, जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा और नहीं देखा होगा। और जब आप पढ़ेंगे तो क्वालिटी आपको खुद ही समझ में आ जाएगी हमारे बैच की। अगर बात करते हैं तो जो हमारी फी है, वैसे तो नॉर्मल फी हमने रखी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, अगर TB 500 कोड यूज करेंगे, कोड है मेरा, इसको यूज करने से आपको फी में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी पर। और हम जब साथ मिलेंगे तो आपकी सफलता निश्चित तो है ही। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन आप समझें, करें, और अगर समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप डाउट्स नहीं पूछेंगे आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। और हम आपका एक सिंगल मिनट भी टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर सही बताएगा। और आप
सही नहीं बताओगे तो मैं तो हूं ही आपको सही बताने के लिए, लेकिन खुद भी कोशिश करना क्योंकि एग्जाम आपको देना है। मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन समझाने के बाद आपको जैसे आंसर समझ में आता रहे तो आप कमेंट करके आंसर देते रहना। क्वेश्चन पूछा गया है, वस्त्रों के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो आप देखिए बच्चों, द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर टेक्सटाइल। भारत में सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत ज्यादा फेमस है और एक कृषि पर आधारित है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है क्योंकि कपास का उत्पादन होता है कृषि से ही। ठीक है, इसके बाद ये तो फर्स्ट है, ये भी आपको इसी क्वेश्चन में याद हो जाता है कि भारत का पहला कृषि आधारित एग्रो बेस्ड उद्योग इंडस्ट्री कौन सी है, तो आप बता ही देंगे, वो है आपकी कौन सी, सूती वस्त्र उद्योग। और ये सूती वस्त्र उद्योग कहां पर बसी हुई स्थापित है ज्यादातर, ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में ये सूती वस्त्र उद्योग है और यहीं पर बॉम्बे है। मुंबई को आप बोलते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी, मुंबई को क्या बोलते हैं आप, सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है बॉम्बे को, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और एक कृषि आधारित है। तो इनमें से दूसरा कौन सा है, डेयरी उद्योग, पल्प उद्योग, प्रसंस्कृत खाद्यान्न उद्योग या फिर चीनी उद्योग। तो कृषि पर आधारित है और भारत में पूरा फेमस भी है, पूरी उससे इनकम भी मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों कमेंट कीजिए, और आप भी, मैं बता देती हूँ आपको, आप भी कमेंट कीजिए क्योंकि लिखने से भी याद होता है। तो ये आपका चीनी उद्योग। जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो आप भी, किससे बनती है शुगर, चीनी किससे बनती है, गन्ने से। वैसे तो चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, लेकिन गन्ने से चीनी बनाने के लिए भारत विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, काफी देश हैं जो चुकंदर से भी चीनी बनाते हैं, लेकिन हमारे देश में जो चीनी बनती है वो शुगर से बनती है, शुगर केन से बनती है, और वो हमें प्राप्त होता है कृषि से। तो ये सभी बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए कृषि के द्वारा, भारत एक कृषि प्रधान देश ही है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उद्योग के लिए भी आवश्यक होती है। कृषि जो सब बहुत सारी वस्तुएं हमें ऐसी प्राप्त होती है जिससे उद्योग लगाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सैल्वा घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या है, कहां पर है। सैल्वास आर डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ। तो जो सैल्वा है, सबसे पहली बात तो सैल्वा क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये कैसे वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो सदाबहार वन होते हैं, जो सदाबहार वन होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी अपनी पत्ती नहीं गिराते हैं, कभी भी क्या करते हैं, पत्तियां नहीं गिराते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते। जो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वो होते हैं पतझड़ वन, और जो पेड़ पत्तियां नहीं गिराते पूरे साल भर सदा बहार हरे भरे रहते हैं उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये आप याद रखना, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सैल्वा है, इनको सैल्वा भी कहा जाता है। लेकिन आप बताएंगे किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी का कौन सा भाग है, भूमध्य रेखा भाग है, और सब जानते हैं यहाँ पर सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो इस क्षेत्र में 2 बजे के बाद हर रोज क्या होता है, 2 बजे के बाद इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा पर 2 बजे के बाद, ये भी क्वेश्चन है आपका, 2 बजे के बाद हर रोज संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा, संवहनीय वर्षा होती है हर रोज। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। अब जहां पर हर रोज संवहनीय वर्षा होगी वहां तो सदाबहार वन होंगे ही। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर ये कौन सी लोकेशन पड़ती है, तो ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में देश की बात करें तो यहाँ पर है आपका ब्राजील। तो साउथ अमेरिका में जो ब्राजील देश है वहां पर सदाबहार वनों को ही सेल्वा कहा जाता है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राजील में सदाबहार वनों को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्राजील में सदाबहार वनों को आप कहते हैं सेल्वा, ये सदाबहार वन है। सबसे ज्यादा, अब इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे ज्यादा किस रेखा पर मिलते हैं, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर। तो ये कौन सी रेखा पर है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत, हम भी विषुवत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन डील कर लेना। याद रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है बच्चों, जरूरी नहीं सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन
बदल जाते हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन अगर आपने समझ के प्रैक्टिस की हुई है क्वेश्चंस की तो आप कभी भी नहीं भूलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माहे और यमन केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। माहे एंड यमन आर द पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ, केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है भारत में क्या है, राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, अपनी जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है उस देश राज्य को, उस जगह को, और जो राज्य होते हैं उनकी अपनी भी सरकार होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, ये आपको जानते ही हैं। और आप ये भी जानते हैं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में पहले क्या थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 9 हो गए, फिर अब क्या हुआ, अब 8 भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी याद रखना, भारत में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करो तो अब भारत में 8 हैं, ठीक है, पहले 7 थे, फिर 8 हुए, सॉरी 9 हुए, फिर अब आपके 8 हो गए। अब बात करें तो यमन और माहे किसका भाग है, तो क्या आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो फटाफट से आंसर करें। तो यमन और माहे क्या है, किसका भाग है, पुडुचेरी, पुडुचेरी एक है और इसके अलग अलग ये भाग हुए, ठीक है। तो आप कौन कौन से कहां कहां पर है, किस तरह से हैं, उनकी भी लोकेशन मैप में देख लेना। वैसे तो राइस स्मार्ट पर मैं भी आपको मैप पढ़ाऊंगी, लेकिन खुद भी आप पढ़ें क्योंकि सेल्फ स्टडी तो करनी बेहद जरूरी है। आप जानते हैं हम कितना भी पढ़ाएं, हम बुक्स में आप कितना भी लिखा हो, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। आपको भी मेहनत करनी होगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये अच्छे से आप समझ लीजिए। टीचर कितना भी अच्छा है, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, बुक्स कितनी भी अच्छी हैं, उसमें कितना भी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उनको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ऐसे ही बच्चों समझना तो आपको पड़ेगा ही क्लास में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट किया करें, अपने डाउट पूछा करें, हम सब टीचर्स यहाँ पर आपके लिए ही आते हैं राइस स्मार्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इंडियाज फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो देखिए नेशनल पार्क आपने सुना ही हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना ही हुआ है, उसमें जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की रक्षा की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मानव विकास लगातार बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता जा रहा है, ठीक है ना। तो मानव विकास की वजह से बायोडायवर्सिटी कम हो रही है। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें अब उनको बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नए नए सम्मेलन, नए नए जो पैक्ट हैं वो लेकर आने पड़ रहे हैं, बताइए, ठीक है ना। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम लगातार करते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रकृति के साथ हमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वैसे स्थल पर बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे हर राज्य में नेशनल पार्क आते हैं, हर स्टेट में नेशनल पार्क आते हैं। तो आप बताइए भारत में जल का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका, ऑप्शन में देख लीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या गल्फ ऑफ खंबात। तो जो इसका आंसर है वो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, द गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये खाड़ी कहां पर है, तो आप देखिए ये हिस्सा हिंद महासागर का है, यहां पर जल है, तो ये कौन सी खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। एक बार देख लीजिए आप, ये हिस्सा अरब सागर का जल है, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, ये खंबात खाड़ी, ठीक है। ये हिस्सा आपका कच्छ की खाड़ी है, ये हिस्सा क्या है, कच्छ खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। बात करें मन्नार की खाड़ी कहां पर है, श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के बीच में है मन्नार की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं, समुद्र का जल जब 3 तरफ से स्थलखंड से गिरे उसको बोलते हैं खाड़ी। हिंद महासागर का जल यहाँ पर आया, 3 तरफ से स्थलखंड से गिरा, इसको बंगाल की खाड़ी हमने नाम दे दिया। यहाँ पर अरब सागर का जल आया तो यहाँ पर इसको हमने खंबात की खाड़ी नाम दे दिया, और ये आपका कच्छ की खाड़ी नाम दे दिया। तो भारत में कौन सा सबसे पहला ऐसा जलीय क्षेत्र है जहां पर खाड़ी, जो जल का भाग है, जिसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, तो इसका आंसर है आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में है। और अगर आपसे ये पूछ ले किसके लिए फेमस है, तो याद रखना यहाँ पर प्रवाल, क्योंकि जब जल में रहने वाले होंगे तो उसके लिए तो करेंगे ना। ये किसके लिए फेमस है, आपका प्रवाल जीवों के लिए। प्रवाल जीव क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं, द्वीपों का निर्माण करते हैं, दीवार का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन से, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल जीवों के द्वारा ही वो बनी हुई है, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, द्वीप बनाते हैं, चूने पत्थर की चट्टान बनाते हैं, बायोडायवर्सिटी का तो एक पार्ट है ही, ठीक है। चलिए तो इसका आप याद रखना, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो आप देखिए वैसे तो हम जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम किस में पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्स को हम भूगोल में पढ़ते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो भूकंप है उसको भी हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन अब प्लेट है, जो चट्टानें होती है उसको हम भूगोल में पढ़ते हैं। आप जानती हैं, क्योंकि जो अगर हमें डीप स्टडी करनी है तो उसका एक अलग सब्जेक्ट बनता जा रहा है। पहले को तो इतने सारे सब्जेक्ट थे भी नहीं। अब क्या है, जो माइक्रो स्टडी करने के लिए, बहुत अच्छे से डीप स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट में से ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्स में प्लेनेट्स की स्टडी करते हैं, हम एस्ट्रॉइड्स की स्टडी करते हैं, हम मोटे मोटे तौर पर तो ज्योग्राफी में कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स की कंसेप्ट से आप देखो, साइंस की कंसेप्ट से आप देखो, तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हमें एक अलग सब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो जब हम उसके ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, तो सब्जेक्ट बताइए फटाफट से आंसर, अगर आपको पता है, इजी क्वेश्चन है ये, आप बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। जैसे भूकंप के अध्ययन को हम बोलते हैं भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी, ठीक है। प्लेट के अध्ययन को हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी, टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो हमारे जहां पर आपने पैर रखे हुए हैं स्थलखंड है, इसको हम बोलते हैं प्लेट या क्रस्ट। इसकी स्टडी एक अलग सब्जेक्ट में की जाती है, वैसे हम इसकी स्टडी भूगोल में भी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसमें उपग्रहों की अधिकतम संख्या है, द प्लेनेट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए अब एक और चीज याद रखना, जो हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में चीजें बदलती रहती है, क्योंकि पहले हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे यूनिवर्स में जाने के, आप जानते हैं ना। अब तो मानव ने इतने प्रोग्रेस कर लिया कि हम यूनिवर्स में इजीली जा सकते हैं और वहां की चीजों को देख सकते हैं। यूनिवर्स देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन क्या आप देखते हैं, क्या आप सोचते हैं यूनिवर्स जाने के लिए, कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन कौन बच्चा यूनिवर्स में जाने की सोचता है, कहां कहां किस किस के क्या क्या सपने हैं। तो आप भी सपने देख सकते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो ये चीजें ना थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वैसे चीजें बदल जाती हैं। तो रिसर्च चलती रहती है, यूनिवर्स का डेटा जो है आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, यूनिवर्स में चीजें बदल जाती हैं। तो आप देखिए वह ग्रह जिसमें उपग्रहों की संख्या सबसे अधिकतम है, आपको पता ही है, ये सन है। सन के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगाएगा, और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो होंगे उपग्रह। ये तो आप जानते हैं, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ठोस पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। तो अभी तक क्या था, बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या थी। अब क्या हुआ, जो आपका शनि है, शनि के 20 नए उपग्रहों की संख्या खोजी गई, और इसके जो 4 नए खोजे गए। तो अब पहले बृहस्पति के सबसे ज्यादा थे, और अब क्या हो गए, शनि के सबसे ज्यादा हो गए। और ये भी क्वेश्चन याद रखना, किसके कितने खोजे गए। तो 20 नए डिस्कवर्ड हुए आपके शनि के, और 4 नए हुए हैं आपके बृहस्पति के, और अब सबसे ज्यादा एट प्रेजेंट है शनि। लेकिन जरूरी नहीं है शनि हो, क्योंकि यूनिवर्स में आप जानते हैं पहले 9 ग्रह थे, फिर कितने हो गए आपके, 8 हो गए, एक का हमने घटा दिया क्योंकि डेफिनेशन बनती है उनकी कि किसको हम प्लेनेट कहें, किसको हम एस्ट्रॉइड कहें, तो सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबकी डेफिनेशन है। वो अगर वो उस डेफिनेशन में जो शर्तें होती हैं उसको पूरा करते हैं तो उसको हम ग्रह मानते हैं, अदरवाइज हम उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा देते हैं। तो याद रखना इस चीज को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। मुझे लगता है सोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहते हैं, सब बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप बताइए किस नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, या अगर आपसे पूछे भारत की सबसे क्रमहीन नदी कौन सी है, जिसका कोई भी क्रम नहीं है घूमने का। ज्यादातर नदियां क्या हैं, एक ही रास्ते पर चलती हैं, जो स्लोप है, ढलान है, उसी का अनुसरण करती हैं। लेकिन कोसी नदी क्या है बच्चों, अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, उसका कोई फिक्स रास्ता नहीं है। जबकि जो ये आपका बिहार है, इसमें जलोढ़ मृदा बहुत अच्छी है, अच्छी मिट्टी है यहाँ पर, लेकिन बिहार फिर भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो कोसी नदी है वो
वो उस बाढ़ का कारण बनती है और जितनी भी फसलें हैं किसान जो बोते हैं मेहनत करके उसको नष्ट कर देती है। नेचुरल डिजास्टर वहां पर आ जाता है कोसी नदी की वजह से। खड़ी हुई फसलें पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, इसलिए कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। सोर ऑफ बिहार हमने किसको बोल दिया? बिहार, कोसी नदी को बोल दिया। इसी तरह से अगर बात करें दामोदर नदी को, तो दामोदर नदी भी क्या है? कर्महीन नदी है। और दामोदर नदी को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी बंगाल का शोक। पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, सोर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये बिहार पश्चिमी बंगाल में कारण बनती है। और इसी नदी को हम जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं। इसी नदी को हम क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल। जैसी विशेषता है वैसे उनके नाम। गंगा को हम क्या बोलते हैं? भारत की गंगा जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी नाम दिया गया है उसका। दक्षिण भारत की जो गंगा है उसको हम किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को, क्योंकि वो दक्षिण भारत की गंगा इसलिए है क्योंकि वो दक्षिण भारत में सदाबहार नदी है। और व्रत गंगा और बूढ़ी गंगा हम किसको बोलते हैं? गोदावरी को, क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऐसे ऐसे जो उपनाम है नदियों के, उनकी विशेषताओं के आधार पर वो भी आप याद कर लीजिए। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने, क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता जिससे हमारी सफलता में बाधा आए। हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। आप याद रखना इस चीज को, कभी भी हल्के में मत लीजिए अपनी सफलता को, अपने समय को, अपने टाइम को, अपने चीजों को। पूरे सीरियस रहिए। सीरियस ऐसे नहीं रहना कि आप हंसे ना, आप हंसे भी, आप खाएं भी, आप घूमे भी, आप हर काम करना, लेकिन अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना, ठीक है ना। आप हर चीज का एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। पढ़ना इतने घंटे है तो पढ़ना है, ये टॉपिक आज कवर करना है तो करना है। आप घंटे काउंट मत करिए, आप पढ़ाई, ये टॉपिक हमें समझ में आया नहीं आया, जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और उस सिलेबस में कितनी चीजें आपको आती है, क्या आप नहीं कर पा रहे हो, खुद एनालाइज हर महीने बाद, हर हफ्ते बाद आपको अपना खुद सेल्फ टेस्ट लेना है। अपने बारे में जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, कमजोर पॉइंट्स है, आपका जो सिलेबस कौन सा कमजोर है, कौन सा अच्छा है। होता है सभी बच्चों का, कुछ टॉपिक्स बड़े अच्छे आ जाते हैं उनको, कुछ नहीं आते, तो उनको नोट करें, अच्छे से प्लान तैयार करके अपनी पढ़ाई करें। अपने डाउट्स पूछें राइस स्मार्ट हिंदी पर। आप ऐप भी है और यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो बच्चों बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम इज। लार्जेस्ट सैटेलाइट पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, लार्जेस्ट प्लेनेट नहीं पूछा, क्योंकि कई बार बच्चे जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और वो उनके जो दिमाग में है वो गलत फीड सा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है वो आंसर गलत कर देते हैं। ग्रह तो चक्कर लगाते हैं सूर्य के और उपग्रह चक्कर लगाते हैं ग्रहों के। तो सबसे बड़ा उपग्रह की बात की गई है क्वेश्चन में। तो क्या आप जानते हैं जो गैनीमेड है, गैनीमेड क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है आपका गैनीमेड। बृहस्पति, बृहस्पति उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है और इसी का उपग्रह बृहस्पति। और ये देखिए जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा ये है, और जितने भी सौरमंडल में उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ये है, ठीक है। ये याद रखना, अगर आपसे पूछे बृहस्पति का सबसे बड़ा तो भी गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा तो भी गैनीमेड, ठीक है। और शनि की बात करें तो शनि का सबसे बड़ा है आपका टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये उपग्रह है ये, लेकिन शनि का सबसे बड़ा है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र में कौन सा है? द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज इज। तो इनमें से कौन सा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और या फिर राजस्थान। वैसे आप देखिए सारे ही बड़े बड़े राज्य हैं, बल्कि ईस्ट की तरफ तो, पूर्व की तरफ तो छोटे छोटे से राज्य हैं। ये जो वेस्ट की तरफ के राज्य हैं इनका एरिया काफी बड़ा है, लेकिन ईस्ट की तरफ के राज्यों का एरिया छोटा है। कई बार इस लैंग्वेज में भी आपसे क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन को ही आपको डील करना है कि भारत की किस दिशा के राज्य बड़े हैं और किस दिशा की तरफ राज्य छोटे हैं। तो पूर्व की दिशा की तरफ जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर स्टेट हैं, वो छोटे छोटे हैं, और वेस्ट की तरफ जो है बड़े बड़े हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्र की दृष्टि से? तो आंसर आपका महाराष्ट्र, सॉरी क्षेत्र की दृष्टि से तो ये आ जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी
किसके पश्चिमी किनारे से निकलती है? द रिवर कावेरी राइज ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ। तो कावेरी नदी को आप क्या बोलते हो? कावेरी नदी को अभी आपको बताया था दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसको सदा नीरा भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी। एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, ये कहां से निकलती है? ये निकलती है, ये आपकी कावेरी नदी। राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य है बच्चों। कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिला है। कुर्ग क्या है? जिला है। ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है आपको। कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है, यहां से निकलती है, ये भी ऑप्शन में मिल सकते हैं। लेकिन अब आपको बताना है ब्रह्मगिरी पहाड़ी किसी पर्वत का ही तो भाग होंगी ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा पर्वत है? देखिए यहाँ पर कौन सा पर्वत है? दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। तो अब इसका आंसर क्या बनता है क्वेश्चन का? बताइए फटाफट से। और कावेरी जो नदी है ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, क्योंकि जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसी पर्वत का भाग है। कर्नाटक स्टेट भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, कुर्ग जिला भी मिल सकता है। देखिए वही सारी चीज आपको याद करनी है, एक चीज पर नहीं टिकना है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट रिवर है और इंपोर्टेंट रिवर से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है? द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है आपके केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। सबसे पहले अगर हम बात करें जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बहुत सारे नाम हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम है डेल्टाई वन, डेल्टाई वन, अमराई वन, भाई कमेंट करते रहिए आंसर जिसको आ जाएगा। अमराई वन, ठीक है, वेलांचली वन, वेलांचली वन, अमराई वन, गराल वन, सुंदरी वन और मैंग्रोव वन तो है ही, और आपका मैंग्रोव वन तो इसको हम बोलते ही हैं, इन्हीं वनों का नाम है। और आपको पता है ये वन बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं। ये वन है, एक ही वनों के अलग अलग नाम है, इनको क्या बोलते हैं? पर्यावरण के रक्षक, पर्यावरण के रक्षक भी इन वनों को कहा जाता है। ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं वनों को कहते हैं पर्यावरण के रक्षक। और ये कहां पर उगे हुए हैं ये भी आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा पर, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और सुंदरी फॉरेस्ट की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये कहां पर है क्वेश्चन? बताइए फटाफट से आंसर आप भी। अब तो आपके सामने है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में ऑप्शन में दिए हुए आंसर आ जाएगा। ये हमारा पश्चिमी बंगाल स्टेट है और ये बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी यहीं पर गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं कर गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखना, बांग्लादेश ऑप्शन में मिले, बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में मिले, पश्चिमी बंगाल ऑप्शन में मिले तो ठीक लगा देना तीनों ऑप्शन में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश है, ब्रह्मपुत्र नदी वहां से आएगी। ये भारत में जो गंगा नदी गिरेगी ये पश्चिमी बंगाल से गिरेगी जो अटैच है। कुछ जल कहां पर चला जाएगा? बांग्लादेश में, वहां पर गंगा यमुना आपस में मिलेंगी, सॉरी गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलेंगी, तब वो पद्मा कहलाएगी, तब वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेगी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर ही सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। और इसीलिए जो ये सुंदरबन डेल्टा है, इन्हीं वनों की वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज में मिला लिया गया, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा है, फिर इस पर ये वृक्ष उगे हुए हैं, तो इन वृक्षों का भी बहुत ज्यादा महत्व है पर्यावरण को बनाए रखने में।
हमारी पृथ्वी को बनाए रखने में। तो आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है कुछ तो बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अपने डाउट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं होता बच्चों टाइम वेस्ट करने का। और आप रिकॉर्डेड क्लास में भी देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ऐसा नहीं है कि हम रिकॉर्डेड क्लास या यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो हमें आपकी चिंता नहीं है या आपके टाइम की चिंता नहीं है। हमें पूरी चिंता है आपके टाइम की, आपके भविष्य की, क्योंकि अगर बच्चों का भला चाहते हैं तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स और टीचर ही चाहते हैं। ये प्रकृति है, नेचर। अब आप ये मत सोचना क्यों, ठीक है, ये प्रकृति ने हम चीजें बनाई हैं और हर टीचर सोचता है कि अगर कोई बच्चा मुझसे एक दिन भी पढ़ा तो वो सक्सेस हो, वो गवर्नमेंट जॉब पर हो, उसका जीवन सफल हो, अच्छी आदतें हो। तो इसलिए हमें भी और आपके पेरेंट्स को भी आपकी चिंता है, लेकिन आपको अपनी चिंता, अपने भविष्य का निर्माण खुद करना है बच्चों। हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा जब तक खुद आप भी प्रयास नहीं करेंगे। हमारे प्रयास भी तभी सफल होंगे जब आप प्रयास करेंगे, और आप कर सकते हैं। आप हमारे देश के युवा हैं, आप यंग हैं, आप यूथ हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, अच्छा आईक्यू लेवल है और आप कर सकते हैं। और अच्छा ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा जो हाई आईक्यू लेवल के बच्चे होंगे वही सफल होते हैं। एवरेज लेवल के बच्चे भी जो अच्छे से नहीं, जिनको समझ में आता है कोई सब्जेक्ट, अगर वो भी बार मेहनत करे तो उनको भी समझ में आ जाएगा, वो भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। बेशक आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, जब तक आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो जीवन बेकार है। अपना जीवन जो है आप इसमें कुछ महान काम कीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ काम कीजिए। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया, आप सोचिए आपने अपने पेरेंट्स को क्या दिया। तो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए आप मेहनत कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत है आपके अंदर, आप सब जानते हैं। बस थोड़ा सा हम बातचीत करके उसको एक्टिव कर देते हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं और इसी तरह से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा देश है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी के शौकीन तो आप सभी होंगे, कॉफी आप सभी पीते हैं, चाय कॉफी का ऐसा कौन है जो शौकीन नहीं है? मैं भी बहुत बड़ी शौकीन हूँ चाय की, लेकिन कॉफी की कम हो, चाय की ज्यादा हो। ठीक है ना, आप किस किस के हैं सोच लीजिए। जब हम पढ़ते हैं तो कॉफी और चाय तब भी बहुत काम आती है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी आपके लिए कहाँ से आती है। तो इसका आंसर है बच्चों, बताइए फटाफट से। चलिए पहले हम ये बोलते हैं, कॉफी के ना बाग लगते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप बताइए, मैं तो बता ही दूंगी। उससे पहले कुछ और मैं आपको बताती हूँ। कॉफी के बहुत बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, तो जो कॉफी के बहुत बड़े बड़े बाग हैं उसको हम बोलते हैं फेजेंडा। आजकल ये भी इंपॉर्टेंट है कि फेजेंडा किसको कहा जाता है। तो फेजेंडा किसको कहा जाता है? कॉफी के बागान को। किसको बच्चों? कॉफी के बागान को आप फेजेंडा कहते हैं। और जो फेजेंडा है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपसे इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फेजेंडा सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाएंगे? ब्राजील में, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। तो देखिए लैंग्वेज बदल गई ना, ये ही नया क्वेश्चन हो गया। आपको पता है वहां पर जो कॉफी के बागान है फेजेंडा कहते हैं। अब ये तो इस लैंग्वेज में तो 1000 बार क्वेश्चन कर लिया गया, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है। अगर मैं क्वेश्चन ये घुमा के पूछ लूं कि फेजेंडा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो भी उसका भी आंसर ब्राजील ही होगा। बस यही चेंज कर देते हैं और यही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ब्राजील को क्या बोलते हैं? ब्राजील को बोलते हैं विश्व का कहवा पात्र। और क्या बोलते हैं? कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का कहवा पात्र भी बोलते हैं आपको ब्राजील को, कहवा पात्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व का कहवा पात्र किसको बोलेंगे? ब्राजील को। अब ये ब्राजील कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है आपका ब्राजील। तो ये भी आप याद रखना। कई बार आपको ऑप्शन में ब्राजील ना मिलके दक्षिणी अमेरिका भी मिल सकता है, क्योंकि बच्चों एक कंपटीशन है और आपको हर तरह से याद रहना है किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं घुमाकर। तो ये बनते हैं आपके इस क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका भारत, दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है, ये आप जानते हैं, और इस पर कब्जा है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपाइज। आपसे बता रहे पूछ रहा है ये तो आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। ठीक है, बड़े देशों में ही आता है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
रूस तो सबसे बड़ा है और ये 7वें नंबर का, विश्व का सबसे छोटा भी वेटिकन सिटी जो आपके यूरोप में ही है। तो क्वेश्चन पूछे ठीक है 7वां है, लेकिन पूरे उसमें पूरी पृथ्वी पर जितना भी स्थल खंड है, जितना भी लिथोस्फीयर है, उसका भारत में कितना परसेंट है? तो आंसर है आपका 2.4%। पूरे विश्व में जितना भी लिथोस्फीयर स्थलखंड है उसमें भारत का हिस्सा केवल और केवल 2.4% है। और जनसंख्या की बात करो तो पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 17.5% जनसंख्या है। अब 21 में हुई नहीं थी कोविड की वजह से। कोविड क्या था आपका? बायोलॉजिकल डिजास्टर था, जैविक आपदा थी, उसकी वजह से जनगणना भारत में 10 साल के बाद होती है, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी 2011 का डेटा हमारे पास है, 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में हिस्सा निवास करता है। अब 21 तक पहुंच गई होगी, 20-21 तक पहुंच गई होगी, काफी बड़ी है जनसंख्या। कुछ समय के बाद तो भारत पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर होगा जनसंख्या के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सीमा की अधिकतम लंबाई किसके साथ साझा करता है? इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बॉर्डर विद, भारत कितने देशों के साथ करता है? भारत के जितने स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी हैं, याद रखना कौन से स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी, स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी जो है वो है आपके 7, ठीक है। अगर जलीय सीमा वाले पड़ोसी की बात करो तो वो है भारत में 2, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, ये 2 हैं और ये आपके 7 हैं। तो कुल पड़ोसी एक तरह से 9 हो गए, 2 जलीय सीमा वाले और 7 स्थलीय सीमा वाले हो गए आपके ये, ठीक है। तो स्थल सबसे ज्यादा किसके साथ मिलता है? तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मिलता कितना है? 4096 किलोमीटर, ये भी याद रखना 4096 किलोमीटर। और जो बॉर्डर का नाम है उसका नाम क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आपका बॉर्डर का नाम क्या? 3 बीघा कॉरिडोर। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, बॉर्डर है, उसका नाम है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड। इसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच जो सबसे लंबी है ये है आपकी 4096 किलोमीटर, इसको बोला जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। और सबसे कम है किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्यूरंड। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। भारत का मैप देख लिया करो कभी कभी। भारत है बड़ा अच्छा देश है हमारा, विभिन्नताओं का देश है, तो विभिन्नताएं आपको देखनी भी है। जब आप कहीं जाते हैं तो सारी चीजें आपको धरातल अलग मिलता है, जनसंख्या अलग मिलती है, ट्राइब्स अलग मिलते हैं, रीति रिवाज अलग मिलते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो भारत का मैप भी आप देख लिया करो, मैप देखने से याद भी होता है और आपके उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चंस। इसके साथ साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे ऐप के बारे में। आप जानते हैं राइस स्मार्ट हिंदी पर यूट्यूब चैनल पर आप काफी समय से हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर आपको कराई जाते हैं हर सब्जेक्ट के क्लासेस। लेकिन अब आपको क्लासेस यहाँ पर तो मिलेंगे ही, यहाँ के साथ साथ आपको हमारी क्लासेस आपको उसमें राइस स्मार्ट ऐप पर भी मिलेंगी, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर हमारा 21 फेब से एक बैच, पेड बैच है, लेकिन ये वो स्टार्ट होने जा रहा है। इस पेड बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास के बाद आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, और यहाँ पर आपको मिलेंगे क्लास टेस्ट। क्लास के बाद वीकली टेस्ट मिलने जा रहा है आपको, मंथली टेस्ट मिलने जा रहा है, सेमेस्टर टेस्ट आपको मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेंगे, जेनरिक टॉपिक वीडियोस आपको मिलेंगी। तो काफी चीजें आपको हमारे पेड कोर्स में मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ भी आपको बहुत सारी फ्री वीडियोस भी ऐप पर मिलेंगी। यहाँ पर हर रोज हर सब्जेक्ट वाइज आपको पेड कोर्स भी मिलेगा और आपको फ्री कोर्स भी, वहां पर फ्री क्लासेस भी आपको मिलेंगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर डेमो क्लासेस हैं काफी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम सभी टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं, तो आप थ्योरी वहां पर पढ़ लीजिए और हमारे बैच को आप देखें एक बार। इसके डिटेल और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करेंगे दिए हुए नंबर पर, जो है 8282827099। इस नंबर पर आप कॉल करें और पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे सारे आप हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर और टेलीग्राम पर भी
भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी हो। जब तक टीचर और स्टूडेंट आपस में बातचीत नहीं करेंगे, आप अपने डाउट्स टीचर से नहीं पूछेंगे, सफलता आपके पास नहीं पहुंचेगी। बच्चों, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। और हम और आप कैसे मिलेंगे? हम और आप इन्हीं सोशल मीडिया के द्वारा ही तो मिलते हैं, नंबरों के द्वारा मिलते हैं, यूट्यूब के द्वारा मिलते हैं। तो आपका और हमारा मिलने का माध्यम यही है। और अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया है, आजकल डिजिटल चीजों का आप यूज करें। कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग लेके नहीं जाएंगे तो आपको सबसे पहले रूम रेंट देना पड़ेगा। रूम रेंट के बाद आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको खाने की समस्या होगी, आपको सारे काम खुद करने होंगे। तो जो सपने आप लेकर घर से बाहर आए, उसको पूरा करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आपकी बाहर का खाना खा के हेल्थ ही खराब हो गई तो आप फिर क्या पढ़ोगे? तो बाहर के खाने से बच सकते हैं आप, अपने घर पे रह के मनी भी सेव कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें हैं। तो जो अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी बुरा नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर कंपेयर करो, आप खुद कंपेयर करना, ठीक है। आप खुद कंपेयर करें ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट नहीं, आप खुद करना। फिर आप खुद देखना कि ज्यादा बेनिफिट्स किस में है। देखिए, हर चीज में बेनिफिट और थोड़े नुकसान होते हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिट जहां मिल रहे हो तो वहां की तरफ जाए ना आप, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो 2 घंटे, तो आपको आने जाने में ट्रेवलिंग टाइम लगता है, तो वो बचाइए, रेस्ट कीजिए और अच्छे से हमारे साथ पढ़ते रहिए राइस स्मार्ट हिंदी पर। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। दूसरे टीचर रेडी है आपकी क्लासेस के लिए, तो यहाँ पर मैराथन क्लास भी चली हुई है। आप शेयर करें ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा क्लास में होंगे उतनी ही ज्यादा आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी आप एग्जाम देंगे, कंपटीटर्स के साथ आप क्लास में बैठेंगे, मेरिट आपके जो प्रतियोगी हैं उनके साथ बनने वाली है। तो बच्चों को क्लास में लेकर आइए। आपका जो भय है, एक हेजिटेशन है, वो क्लास में ही आप निकाल लीजिए प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी को देती हूँ अच्छे भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं। गुड लक पूरी राइस स्मार्ट टीम की वजह से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, तब तक रिवाइज करें, नोटबुक में जो भी आपका डाउट है वो पूछें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। आपके जो टेलीग्राम लिंक ग्रुप में काफी बच्चे डाउट्स पूछते हैं, हम हर क्वेश्चन का डाउट वहां पर देते हैं। उसके लिए हमने टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर नंबर भी दिया हुआ है और वहां पर आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। तो ज्वाइन करें, पढ़ें और पढ़ते हुए जो भी डाउट्स आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ तक सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं कि आप आइए और हमारे व्यूज बढ़ाइए, ऐसा नहीं है। आपको जो डाउट है, आप जब पढ़ते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, उस टाइम में जो डाउट आया आप नोटबुक में पढ़ के आप वहां पर भेज सकते हैं। हम आपकी सफलता में हर तरह से साथ हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड गुड लक।